सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाने से पहले ही एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की और नैब ने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार भी कर लिया। तो नाज़रीन, बताने का मकसद बेसिकली ये था कि आज से शरीफ खानदान ने लाहौर कोर्ट को भी गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दे देना है, क्योंकि नून लीग को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जगह से रिलीफ मिलेगा वो जगह एन आइनी होगी, एन जमहूरी होगी, बड़ी परफेक्ट आइडियल होगी, चाहे वो लंदन की अदालत ही क्यों ना हो। और शरीफ खानदान के लिए बेसिकली मैटर क्या करता है? मैटर ये बात करती है कि उनका मुफाद या उनका फ़ायदा कहाँ पर है। जो ज़रिया उनके लिए फ़ायदे का सबब बनेगा, मुफाद का सबब बनेगा, शरीफ खानदान के लिए वही ज़रिया जमहूरी होगा, आइनी होगा। जिस रास्ते पर चलने से मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और इक़्तिदार हाथ आ जाएगा, आइनी होगा, जमहूरी होगा। जिस अमल से शरीफों की मुश्किलात तमाम हो जाएंगी, वही अमल कानून के ऐन मुताबिक भी होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो मुस्तरद कर दी, इसलिए शरीफ खानदान की जमहूरी फहरिस्त से आज लाहौर हाई कोर्ट का नाम भी निकल के। मरियम औरंगजेब का क्लिप देखिए। वो लोग जो नालायक हैं, नाअहल हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, साजिशी हैं, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग, उसका कोई जवाब नहीं पूछता। शहबाज शरीफ इन तमाम झूठे जो आज तक इल्जाम लगाए हैं उसका मुकाबला करना जानते हैं। वो 70 दिन नैब के अकूबत खाने में रहकर आए हैं। मैं वाज़िया तौर पर 2 टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है। ये आज 22 करोड़ आवाम को हथकड़ी लगी है, क्योंकि नैब को हुक्म है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले। इसलिए आज इमरान खान के हुक्म की तामीर। आपने सुना, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मुस्तरद कर दी, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा अदालत पर यह इल्जाम लगा रही हैं कि गिरफ्तारी इमरान खान साहब के हुक्म पर हुई। आई समझ आपको इनकी बात? 23 अक्टूबर 2018 को इंक्वायरी की मंजूरी हुई। शहबाज शरीफ साहब समेत दीगर अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के बाद 3 अप्रैल 2019 को इंक्वायरी मंजूर होती है। 3 अप्रैल को ही 7 अफराद की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, जिनमें हमजा, सलमान, फजलदाद, कासिम, क्यूम, मोहम्मद उस्मान और मसरूर अनवर शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटों पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 9 इंडस्ट्रियल यूनिट से अरबों के असासे बनाए। शहबाज शरीफ साहब ने फ्रंटमैन, मुलाजमीन, मनी चेंजर्स के जरिए अरबों के असासे बनाए और उन्होंने मुतादिद बेनामी अकाउंट से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट रिपोर्ट पर इंक्वायरी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पहले से ही मुस्तरद कर चुका है और नैब के वकील का यह कहना था कि शहबाज शरीफ तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुल्क से फरार होने का भी खदशा है। और शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, जो कि पहले इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और नैब मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। अभी जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट है उस पर इंक्वायरी शुरू हुई, जिसके बाद ये बात सामने आती है कि शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादों ने 2008 से 18 तक 9 कारोबारी यूनिट्स कायम किए। 1990 में शहबाज शरीफ साहब के असासों की मालियत 21 लाख थी और 1998 में 1998 में उनके और उनकी औलाद के असासों की मालियत 1 करोड़ 8 लाख हो गई। सुनते जाइए। फिर आता है जी 2018 में शहबाज शरीफ अहले खाना के असासों की मालियत 6 अरब के करीब पहुंच गई। 6 अरब की जो मालियत है, 6 अरब की मालियत बेनामी खातेदारों, फ्रंटमैन की वजह से पहुंची। शहबाज शरीफ और अहले खाना ने करप्शन से 7 अरब के असासे बना लिए। जो अफराद कभी मुल्क से बाहर नहीं गए उनके नाम से चीटी मंगवाई गई। मुश्ताक चीनी का क्या कहना था जी कि 60 करोड़ रुपए ब्लैक से सफ़ेद कराना है। टीटी के जरिए 50 करोड़ रुपए अकाउंट में आए जो सलमान शहबाज को मुंतकिल किए गए। अब 2004 की तफसील,
शहबाज शरीफ साहब ने बताने से इनकार कर दिया और फिर अचानक 2017 में अकाउंट में अरबों रुपए आ गए। उनकी बीवी कोई कारोबारी खातून नहीं थी, उनके अकाउंट में भी पैसे आए। अच्छा, 1995 में सलमान शहबाज की डिक्लेयर्ड इनकम जो है जी, वो भी ज़रा सुन लें, 11,86,725 रुपये थी। 11,86,725 रुपये। 2004 में ये जिला वतनी में थे और 2008 में सलमान के असासों में इजाफा हुआ। जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे, सलमान शहबाज नौजवान था, तो उस वक्त इतना बिजनेस कैसे और पैसा कैसे कमा लिया? नैब का ये सीधा सा सवाल था जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं था। अच्छा जी, 96H मॉडल टाउन, ये जो घर है, इसको भी वजीर आला हाउस डिक्लेयर किया गया और इसके तमाम खर्च सरकारी खजाने से अदा किए गए। अली अहमद और निसार अहमद 2009 से वजीर आला हाउस के मुलाजिम थे। अली अहमद और निसार अहमद के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इन मुलाजमीन ने 2 कंपनियां बना रखी थीं। नैब के वकील के ये वो दलाइल थे जिनको सुनकर लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की जमानत मुस्तरद की और शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन नून लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है कि गिरफ्तारी इमरान खान के हुक्म पर हुई। एहसन इकबाल का क्लिप भी देखिए। नून की हुकूमत ने जो मिसाली तरक्याती काम किए हैं, अब इनको शिकस्त नज़र आ रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में प्री पोल धांधली करने के लिए ये मुस्लिम लीग नून के सदर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये हुकूमत की अखलाकी दिवालियापन और सियासी दिवालियापन की इंतहा है। लेकिन हम इनके ऐसे वारंट से और ऐसे हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। हम पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान, जमहूरियत और आइन का पाकिस्तान, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं। सुन लिया आपने अरस्तु पाकिस्तान को। ये अरस्तु साहब है पाकिस्तान के, जिनके पास हर बात की अपनी एक मंतक है जो किसी और को समझ नहीं आती। अतिथि शहबाज शरीफ साहब के लंदन में 4 ज़ाती फ्लैट्स हैं। तफ्तीश में इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने नैब में कोई जवाब नहीं दिया। अब सुनते जाइएगा। शहबाज शरीफ ने अपनी आमदनी के 3 ज़राए जाहिर किए। 3 ज़रिए आमदन, कारोबार और तनख्वाह। क्या? ज़रिए आमदन, कारोबार और तनख्वाह, ये ज़राए आमदनी में जाहिर किए गए 3 ज़राए। अब जो ज़राए आमदनी है ना, उससे शहबाज शरीफ साहब के असासे ज़्यादा हैं। ज़रिए आमदन जो है, ज़रिए आमदन, इससे 18 करोड़ की वसूली जाहिर की गई, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के मुताबिक ज़रिए आमदन 3 करोड़ से ज़ायद बनती नहीं। शहबाज शरीफ साहब कारोबार की आमदन बताने में नाकाम रहे। क्या कारोबार करते हैं, नैब को नहीं बताया गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की अहलिया को 18 करोड़ रुपए बजरिया चीटी मौसूल हुए और उनकी अहलिया को खानदानी जायदाद विरासत में मिली ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, इससे मॉडल टाउन H ब्लॉक में घर खरीदा गया और उसी घर को वज़ीर आला हाउस का दर्जा दे दिया गया। H ब्लॉक वाले घर के तमाम अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए गए। अच्छा, सलमान शहबाज के पास सिर्फ 40 लाख रुपए थे। अब सलमान शहबाज शरीफ के असासे 4 अरब से ज़ायद। इन मामलात की तफ्तीश नहीं हो सकी क्योंकि सलमान शहबाज बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। ये वो वजूहात थीं, वो वजूहात जिनकी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की जमानत मुस्तरद की और नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नून लीग शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की वजह कुछ और ही बताए चले जा रही है। मरियम नवाज का क्लिप भी देख लीजिए। उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी वो वेवर नहीं किए। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो APC का एलामिया आया है, जो APC ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। वो आपने सुना होगा ना, सवाल गंदम जवाब चना। यही वो लाहौर हाई कोर्ट था जिससे जब हमजा शहबाज शरीफ को छुट्टी के दिन भी जमानत मिली तो वो किसके हुक्म पर मिली? क्या वो हुक्म भी इमरान खान ने दिया था? यही वो लाहौर हाई कोर्ट था ना जिससे शहबाज शरीफ को जमानतें मिली। अब ये सवाल बनता है कि वो फिर किसके हुक्म पे मिली? वो भी शायद फिर इमरान खान साहब ने कहा होगा। मैं इनसे पूछती हूँ, क्या वो इमरान खान साहब ने कहा था? यही वो लाहौर हाई कोर्ट था जिससे सफदर अवान साहब
यानी मरियम नवाज के शोहरे नामदार, उन्हें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत उम्मीदें थी। क्या उस इमरान खान मुल्क में नहीं थे, या इमरान खान को मालूम नहीं था कि लाहौर में भी एक हाई कोर्ट है? या उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, जज साहिब, वो ब्लैकमेल नहीं हुए थे? ये मेरे इन लोगों से सवाल हैं, क्योंकि सफदर अवान इसी लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, ज़रा देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि हमारे ऊपर एक साया है, वो इंसाफ का साया है, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ का साया है। ऑनरेबल, बड़े जुर्रत वाले चीफ जस्टिस है। यानी जब तक ज़ाती मुफाद रहा, जब तक फ़ायदा मिलता रहा, पूरी शरीफ फैमिली के लिए लाहौर हाई कोर्ट एक साइबान बना रहा। शरीफ फैमिली के लिए लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ का तर्जुमान बना रहा। लेकिन जैसे फैसला मुखालिफत में आया तो यही लाहौर हाई कोर्ट अब आईनी और कानूनी हैसियत खो बैठा है इन लोगों के मुताबिक। इसमें फैसले इमरान खान के हुक्म के मुताबिक होते हैं इन लोगों के मुताबिक। नून लीगों का ये बयान ना सिर्फ तौहीन अदालत है, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, ये बयान तौहीन अदालत है, बल्कि ये साबित करता है कि रास्ता कोई भी हो, अगर फ़ायदा शरीफ ख़ानदान को होता है तो वह रास्ता बहुत जायज़ है, बहुत परफेक्ट है, आईनी है, जमहूरी है, चाहे इससे नुकसान मुल्क का हो जाए या कौम का हो जाए। लेकिन जहाँ नुकसान शरीफ फैमिली का होगा, फिर वो फैसला, वो इदारा, वो कानून, वो जमहूरियत बेमायनी हो जाएंगे। पिछले 30 सालों से नून लीग का यही तर्ज सियासत रहा है। नवाज शरीफ के तीनों अदवार उठाकर आप देख लीजिए, तीनों अदवार, नवाज शरीफ को जहां फ़ायदा नज़र आया, नवाज शरीफ ने उसी इदारे को बाकायदा, वो क्या कहते हैं, पूजा उस इदारे की शुरू कर दी, पूजना शुरू कर दिया उस इदारे को। नवाज शरीफ को जहां ज़ाती नुकसान नज़र आया, यानी नवाज शरीफ का या उनके बच्चों का नुकसान जो उनको नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब ने उस इदारे को, उस कानून को ही मानने से इनकार कर दिया। बल्कि ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि उसके बदतरीन मुखालिफ भी बन गए। शरीफ फैमिली का ये रवैया सिर्फ इदारों तक नहीं है, बल्कि शख्सियात के लिए भी था। आसिफ अली जरदारी साहब, कौन नहीं जानता उनको। ये आसिफ अली जरदारी साहब शरीफ फैमिली के मुफादात के आड़े आ रहे थे तो ये इमरान खान साहब के भाई थे, याद करें, और साथ ही साथ जमहूरियत के बहुत बड़े दुश्मन भी थे और करप्ट भी थे। देखिए ज़रा जी, ये आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक ये रवैया था क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ये नज़र आ रहा था कि जरदारी साहब जो इक़दामात कर रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं वो उनके खिलाफ जाती हैं। शरीफ फैमिली को पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद में अपना, आप कह लें कि फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उस वक्त चूँकि फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था इत्तेहाद में, तो उस वक्त जरदारी और इमरान भाई भाई थे। इसीलिए पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी जमात भी हो चुकी थी, और इसीलिए जरदारी साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को तबाह किया, जिन्होंने सिंध को तबाह किया। लेकिन आज नून लीग इन्हीं जरदारी साहब के बगैर सांस लेना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब मुफादात एक हैं, अब फ़ायदा दिखाई दे रहा है इनके साथ। बदकिस्मती यही है, हमारे मुल्क में सियासत जिस बुनियादी मकसद के तहत की जा रही है वो है ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती मुफाद। जब ये फ़ायदा नुकसान में बदलता है तो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। जब ये फ़ायदा नुकसान में बदलता है तो इत्तेहाद इख्तिलाफ में बदलता है। जब ये फ़ायदा नुकसान में बदलता है तो नज़रिया ज़रूरत का सहारा लिया जाता है। अभी ऑपोजिशन के मसाइल भी एक हैं और शायद फ़ायदे भी एक हैं, तभी मसाइल भी एक हैं और फ़ायदे भी एक हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी मुकदमात भुगत रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी मुकदमात भुगत रहे हैं। इन मुकदमात से छुटकारा हासिल करने का वाहिद ज़रिया, यानी अब एक छुटकारा भी दोनों हासिल करना चाह रहे हैं ना, मुफाद भी एक है, दोनों का मुफाद भी एक है। अब उसका वाहिद ज़रिया क्या? इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराकर इदारों को कंट्रोल करना है। ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि इस मुल्क में क्या कहते हैं, कंट्रोल जमहूरियत है, तो जमहूरियत को कंट्रोल तो ये लोग करते हैं। हर सरकारी इदारा इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। हर सरकारी इदारे के हाथ पैर काटने का कानून इसी पार्लियामान से आ गया। ये तो इस कोशिश में थे कि फौज और अदालतों को भी किसी तरह ये अपना मोहताज बना लें, ये सासे बनाते रहें और कोई पूछने वाला ना हो। ये चाहते थे ये जो पूछे वो गैर जमहूरी, ये जायदादें जो बनाते चले जाएं और कोई तहकीकात करने वाला ना हो। जो तहकीकात कर दे वो गैर आईनी, ये पैसा कमाते हैं चले जाएं, कोई पूछने वाला ना हो, और जो पूछ ले वो गैर कानूनी। ये सिंपल सी कहानी, ये आज की बात नहीं है। और इसीलिए आज ये जमहूरियत का
रोना रोया जा रहा है। ये देखिए जरा मरियम साहिबा का क्लिप। अच्छा, जिन बेसाखियों का इल्ज़ाम मरियम सफदर इमरान खान पर लगा रही हैं, वो ये अच्छी तरह जानती हैं कि नवाज शरीफ तो आमरीत की व्हील चेयर पर बैठकर सियासत और हुकूमत करते रहे, क्योंकि बेसाखियाँ नवाज शरीफ साहब का ये जो बोझ हैं, क्या ये बर्दाश्त कर सकती हैं? ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको ज़ियाउल हक ने पहले अपनी गोद में बिठाकर सियासत सिखाई, फिर उनको व्हील चेयर फराहम की गई। ये ले पकड़े व्हील चेयर। ज़ियाउल हक नवाज शरीफ के साथ बाकायदा खड़े रहे और नवाज शरीफ मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक के नारे लगाते रहे। याद करें, कोई भूल नहीं सकता। ज़ियाउल हक साहब की ये जो आप समझ लें कि इस गलती की सज़ा, उनकी गलती की सज़ा 30 सालों तक कौम ने काटी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नवाज शरीफ ने हुकूमत की, इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन मुल्क को क्या दिया? मुल्क को क्या मिला? कौम को क्या दिया इन्होंने? कौम को क्या मिला इनसे? कर्जा और बस कर्जा। मरियम नवाज साहिबा जो आज जमहूरियत की बाकायदा पासबान बनी बैठी हैं, इनकी काबिलियत क्या है? मैं आज इनसे पूछती हूँ, इनकी मुल्क के लिए खिदमात क्या हैं? इनकी कौम के लिए कुर्बानियाँ क्या हैं? इन्होंने जमहूरियत को इस मुल्क में कायम रखने के लिए कौन सा ऐसा बड़ा कोई कारनामा किया है या कोई छोटा कारनामा अंजाम दिया? मरियम बीबी, आपने, मरियम नवाज साहिबा ने जमहूरियत को मजबूत करने में आखिर किरदार क्या अदा किया है? ये किस मयार पर या स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती हैं जो ये कौम को जमहूरियत का लेक्चर दे रही हैं? बड़ी ये लेडी जमहूरियत बनी फिरती हैं, जैसे खुद ये जमहूरियत हैं। आपके वालिद मोहतरम 3 बार इस मुल्क के वजीर आज़म ने, जमहूर के हाथ तो कुछ आया नहीं। आप लोगों के बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टीज बढ़ती चली गई, आपकी, आपके भाइयों की, आपके वालिद मोहतरम की, और बातें करती हैं आप जमहूरियत की। पता है कि जमहूरियत का मतलब क्या होता है? जमहूर क्या होता है? क्या दिया अपने कौम को? जमहूर को लिया, वोट दिया, कुछ नहीं। बातें करती हैं आप जमहूरियत की, सूट नहीं करता आपको। ये मरियम नवाज उस नवाज शरीफ की बेटी हैं जिस नवाज शरीफ ने सियासत का आगाज ही जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर को गद्दारे वतन कहकर किया था। ये मरियम नवाज उस नवाज शरीफ की बेटी हैं जिसको सियासत करना एक आमिर ने सिखाई थी। ये मरियम नवाज उस नवाज शरीफ की बेटी हैं जिन्होंने इस मुल्क पर 3 बार हुकूमत की, 3 बार। हर नेमत, हर सहूलत उनके पास रही, ताकत, इख्तियारात उनके पास रहे, लेकिन मुल्क का हाल क्या करके गए? क्या करके गए? आपके सामने है। कौमी खजाना खाली, मुल्क दिवालिया होने के करीब, सरकारी इदारे मुकम्मल खसारे में, गर्दिशी कर्जे बेतहाशा। ये मरियम नवाज तो बहुत खामोशी से वजीर आजम पाकिस्तान बन जाती अगर पैनामा में इनकी जायदादों का भांडा ना फूटता, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ की बेटी हैं। और इस मुल्क में जमहूरियत की तारीफ इतनी आसान है कि यहाँ हर दूसरा शख्स एक बड़ा जमहूरी लीडर बन सकता है। इसलिए मरियम नवाज भी आज जमहूरियत की अलमबरदार बनी बैठी हैं। इस मुल्क में जमहूरियत का मतलब ना आवाम की खिदमत है, ना मुल्क की तरक्की है, ना आवाम का महफूज मुस्तकबिल है, ना ही अवामी फलाही काम है, ना ही कानून की पासदारी है, ना ही इंसाफ की फराहमी है। इस मुल्क में अगर आपको जमहूरी बनना हो, इस मुल्क में अगर आपको जमहूरियत का पैकर बनना हो, तो सिर्फ एक काम कीजिए, इदारों पर जितने इल्ज़ाम लगा सकते हैं लगाइए, इदारों पर इल्ज़ाम तराशी कीजिए, अदालतों के खिलाफ महाजराई कीजिए, फौज पर बोहतान लगाइए, रियासत से बगावत कीजिए, बस फिर आपसे बड़ा जमहूरी, यकीन जानिए, इस मुल्क में कोई नहीं होगा। मरियम नवाज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था उसमें? बताइए ज़रा, सोचिए क्या था, याद करें। नवाज शरीफ के हर जलसे का मकसद क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, सिर्फ एक, फौज पर इल्ज़ाम तराशी, अदालतों पर इल्ज़ामात की बुछाड़, रियासत के खिलाफ बगावत। कौम की फलाह बहबूद की कितनी बात की नवाज शरीफ साहब ने, कौम के बेहतर मुस्तकबिल की कितनी बात की मरियम नवाज साहिबा ने। जैसे एमकेएम का हर जलसा याद करें, एमकेएम के बानी की मदासराई या फिर उसके मुखालिफिन को लान तान करने में गुजर जाता था, इसी तरह मरियम नवाज और नवाज शरीफ का हर जलसा अपनी कसीदा ख्वानी और रियासती इदारों पर इल्ज़ामात की बुछाड़ में गुजर जाता है। और मकसद क्या होता है इनका? इनके लिए जमहूरी, आइनी और कानूनी सिर्फ वही है जो इनको मुफाद दे, जो इनको फ़ायदा दे। और इस मुल्क में अब ऐसे मज़ीद चल नहीं सकता, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी नैब के किरदार की और इस पर लगने वाले इल्ज़ामात की। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर डायरेक्टर नैब सिंध भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब की जमानत पे जो कि मुस्तरद होने की वजह क्या दिखाई दे रही, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। खैर, शरीफ फैमिली के हवाले से अगर आप बात करें या नून लीग के हवाले से बात करें, वो तो फिर इल्जामात कर रही है, इस बात पे भी आप क्या कहते हैं? देखें डॉक्टर फिजा, बात यह है कि ये एक बड़ा क्लियर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें आपको ये देखते हैं कि कितना पैसा किसके अकाउंट से कहाँ जा रहा है, और ये कंप्यूटर में इसकी मनी ट्रेल निकालना इट्स वेरी इजी। आई हैव बीन डीलिंग डायरेक्टली विद फाइनेंशियल क्राइम्स, और जो कि इसको डील करते हैं बैंकिंग को। इशू ये है कि जब एक नौकर आपका सर्वेंट है 20,000 तनख्वाह वाला, उसके अकाउंट में 88 करोड़ रुपये आए या दूसरे के अकाउंट में 2 बिलियन आए, तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आया? सो फिर वो बैंक वाला जो मैनेजर है वो भी इन्वॉल्व है, बिकॉज ही नोज उस सर्वेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके ऊपर ये तो बड़ा क्लियर एंड क्लोज शट केस है। लेट मी टेल यू, और क्यों हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल की है, क्योंकि इस प्रोसिक्यूशन ऑफ नैब ने सफिशिएंट एक्शनेबल एविडेंस दी है कि ये स्टेट है, ये पैसा आया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा 7 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो उसकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इट इज़ वेरी सीरियस, और पूरा मुल्क से पैसा गया है, उधर से आ रहा है। हाउ कैन यू से कि आपको नहीं पता? आप उस चीफ मिनिस्टर हैं, आपके बच्चों के अकाउंट्स में आ रहे हैं ये चीज़ें, और ये इस पर कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज PMLM कैसे कह रही है एक करप्शन हो, मुल्क का पैसा लूटा जाए, उसके बाद उसका रिकॉर्ड हो, उसके बाद उसके हाई कोर्ट ने बेल इसीलिए किया कि देवर हेल्प। पंजाब का जनरली इनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बट ये ऐसा केस था, मुझे कोई डाउट नहीं था कि इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी, ये अरेस्ट होंगे। और अब इस वक्त आके जो भी रेफरेंस फाइल होता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार लगा दिया कि 3 महीने के अंदर हर रेफरेंस का फैसला होगा। दैट मीन्स 3 महीने के अंदर इनका केस फाइनल होगा। ही विल हैव टू रिटर्न द मनी, और एल्स ही विल हैव टू डू बोथ थिंग्स, प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, वट एवर इट इज़। इसलिए ये बड़े क्लियर केस है। इसके ऊपर PMLM को कहना, बात उनकी करनी, उसके बाद मरियम नवाज़ का कहना, मुझे समझ नहीं आता कि किस हम मुंह से ये बातें करते हैं जी कि ये हो गया, अपोजिशन लीडर हैं वो जी प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी हैं। प्रेसिडेंट पार्टी ऑफ लीडर को किसने कहा था कि आप करप्शन करें? चीफ मिनिस्टर पंजाब के। मैं बात करूँ एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। नैब की जहाँ पर वीकनेस है, आई हैव नो डाउट, बट इस पे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नैब की वीकनेस पे भी बात करते हैं कि नैब में इस्लाहात की कहाँ ज़रूरत है। अच्छा, अब ये देखें, आपके जो ज़राए आमदन हैं ब्रिगेडियर साहब, वो 3 जाहिर किए गए, यानी ज़राई आमदन, कारोबार और तनख्वाह। और कारोबार ये साबित ना कर सके, जब इनसे पूछा गया कि कारोबार क्या करते थे, कारोबार की आमदन बताने में ये नाकाम रहे, और कारोबार क्या करते थे ये तक ये नैब को बता ना सके, फिर ये लोग जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? ये कैसे कह सकते हैं इनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है या इमरान खान साहब के हुक्म पर ये हो रहा है? ये मतलब ये ढिठाई कहूंगी मैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं कहूंगी, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कहूंगी, ये ढिठाई की मिराज पे जा बैठे हैं ये लोग। ये अवाम को पागल समझते हैं या खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं? फिजा, 1990 में इनके एसेट डिक्लेयर हुए थे 2 मिलियन समथिंग, एंड टुडे ही हैज़ 7,600 समथिंग मिलियन रुपीज। इमेजिन करें हाउ फास्ट यू, यानी मुल्क गरीब होता चला गया, कर्जे पे कर्जे चढ़ते चले गए, पूरा कौमी खजाना खाली हो गया और इनकी जायदादें बढ़ती चली गई, मल्टीप्लाई होती चली गई। ये भी किसी मौजज़े से कम नहीं था। अब देखें, ये आप बात करते हैं, आप कहते हैं हम APC करेंगे, हम सड़कों पर लाएंगे। किस मुंह से? आपका लीडर वो इंग्लैंड में बैठा है पैसा लूट के और बीमारी का बहाना लगा के। हाउ कैन ही मोटिवेट पीपल? और सारे जितने बैठे सबके करप्शन के लाल हैं। मरियम नवाज़ के ऊपर सजा हुई है, SN इकबाल ही इज़ ऑलरेडी ऑन बेल, जितने बैठे हुए हैं सबके साथ राना सनाउल्लाह की बात कर लें, किसी करें। मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग नैब एट ऑल। नैब की जो कमजोरी है मैं बड़ी क्लियर आपको बताऊँगा। इस शेड्यूल में क्या आपका कोई राइट बनता है जी? आप अगर ये कहें कि महंगाई हो गई, हम ये करेंगे, आपने कोई महंगाई की बात की? आपने तो बात ही की सिर्फ अपनी फौज को बदनाम करने की। जो दुश्मन का नैरेटिव था कि फौज और अवाम में जो आपस में एतमाद उसको खत्म कर दें,
दिस वाला बेसिकली फौज को कमजोर कर दें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आगे चलते हैं, हिस्से कर दें, ठीक है, और इंडिया उस पर खत्म कर दें। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आगे चलते हैं, टाइम की कमी है, मैं चाहती हूँ जरा बहुत से मैं सवालात आपसे समझना खुद भी चाह रही हूँ, नाज़रीन को भी समझाना चाह रही हूँ कि नैब पर जो इल्ज़ामात लगते हैं, वो नैब पर जो इल्ज़ामात लगते हैं, ठीक है ज़ाहिर बात है ऑपोजिशन वाले हैं, इनको पकड़ा जाता है जब इनके जो मुकदमात हैं, जो मतलब अब जिस तरह जमानत मुस्तरद हुई, इस पर ज़ाहिर बात है इन्होंने भी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो अंडरस्टूड सी बात है, झूठ बोलें सच बोलें, जो इनके मुंह से निकलते हैं बोलते चले जाते हैं सोचे समझे बगैर। लेकिन नैब पर जो इल्ज़ामात लगते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते ना ब्रिगेडियर साहब कि नैब पे जो इल्ज़ामात हैं वो सारे ही गलत हैं, कहीं ना कहीं नैब की कोई ना कोई वीकनेस है, कोई ना कोई कमजोरी है, या इस्लाहात की हम कह लें कि एक टर्म अगर हम यूज़ करें कि नैब में इस्लाहात की कहाँ जरूरत है। आप अच्छा इसलिए समझा सकते हैं कि आप डायरेक्टर नैब सिंध रह चुके हैं, आप प्लीज जरा गाइड करें कि क्या मसला आ रहा है, नैब की कमजोरी आपको कहाँ नजर आ रही है? देखें, सबसे बड़ी तो ये बात है कि अगर आज नैब ने पिछले 2-2.25 साल में जो इमरान खान का मैनिफेस्टो था जिस पे वो बात करते थे कि पैसा लूटा वापस लाएंगे और हम करप्शन ख़त्म करेंगे, क्या नैब ने 2.5 साल में एक पैसा भी इन लोगों से रिकवर किया? द पॉइंट इज कि आपने फिर क्या किया? आप लोगों के मुंह बंद कर देते अगर आप कहते देखें जी हमने 10 बिलियन रुपीस हमने रिकवर कर लिए एंड रेस्ट वी आर इन द प्रोसेस रिकवरी, तो पीपल विल से द नैब इज वर्किंग। बात यह है कि नैब को चाहिए कि अपने इसको इनवर्ट देखें कि उसमें क्या कमजोरी है, क्या आपकी प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग है, क्या आपके पास उतने मैचिंग लॉयर्स हैं, जो अगर एक डिफेंस का लॉयर होता है, ख्वाजा हारिस है या इत्तेदाद एहसन है या सो हैं, वर्सेस आपका 1 लाख वाला जो होता है नया वकील, वो खड़ा हो जाता है। अब मुझे उसके साथ 10 उसके डिफेंस के लॉयर साथ उसकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, इधर वो बेचारा एक वकील खड़ा होता है, तो व्हाट कैन यू डू? नंबर 2 यही बात है, जब आप इंक्वायरी करते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं, आपकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए वेरी गुड टीम, सो आपको प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है ताकि केस अच्छा बनाए। उसके बाद गवर्नमेंट की ये कमजोरी चल रही है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि हम 120 और नए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाएंगे और 3 महीने में फैसला होगा। गवर्नमेंट ने, लॉ मिनिस्ट्री ने कितनी एफर्ट की है कि वो आप इमीडिएटली इस पर प्रोसेस करें और नए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाएं ताकि लोड कम हो, केस ख़त्म हो। 3 महीने में जब तलवार लटकेगी ना कि आप मुझे या पैसे देंगे या जेल जाएंगे, तो सारे पैसे दे देंगे। यहाँ पर हमें जो करने की ज़रूरत है। थर्ड बात यह कि नैब को ये चाहिए कि आप देखें आहत चीमा का केस देखें कि उसको 1.5 साल आपने जेल में रखा और आपने उसका केस उसको बाद उसको आज ये क्लियर है। आई मीन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग? ये चीज़ें नैब को अपनी करने की चीज़ है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे अपोजिशन का हो, किसी को अगर उसने करप्शन किया है ही हैज़ टू बी डेल्ट विद इक्वली एंड स्क्वेयरली। यहाँ पर आके ये चीज़ों का हमें मौका किसी को भी नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑपोजिशन के नैब से मुतालिक जो गालिबन 30 से ज़ायद मुतालिबात थे ब्रिगेडियर साहब, वो क्या थे? और अगर ऐसा हो जाता तो नैब हम कह सकते हैं बाहैसियत एक इदारा मजबूत हो जाता या फिर कमज़ोर हो जाता? देखिए, टोटल उसके ऑर्डिनेंस जो है ना सेक्शन है वो 39 है। 34 दे वांटेड टू चेंज। अब 34 में अगर आप सारी चीज़ें ख़त्म कर दें कि जी कोई केस भी नहीं होगा, जेल भी नहीं पकड़ेंगे, उसको चेयरमैन नैब की पावर्स कम कर देंगे, आपने फलां बिजनेस को नहीं पकड़ना, ब्यूरोक्रेट को नहीं पकड़ना, यानी सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूं, तो यानी वहां पे भी मुतालिबात वही थे जो इनकी नजर में जमहूरियत की डेफिनेशन है कि इनसे कुछ पूछा ना जाए और इनसे ये भी ना पूछा जाए कि कहाँ से जायदादें बनी, पैसा कहाँ से आया। बस जो पूछेगा वो गैर जमहूरी भी हो गया, गैर आईनी भी हो गया और उसको कानून की भी समझ बूझ नहीं है। यानी बिल्कुल वही वाली कहानी यहाँ पे भी। सो ख़ास तौर पे ये FATF के मौके पे उन्होंने बारगेनिंग की। उन्होंने कहा जी ये मौका है, पाकिस्तान को एक FATF की प्रॉब्लम है, ग्रे लिस्ट में हम इन पर कंडीशन डाल देते हैं। ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मिनिस्टर PDA के काफ़ी कहते भी रहे हैं। आई थिंक नैब को देखें, एक तरीका होता है, नैब आपने 1999 में बनाया, ठीक है, ऑर्डिनेंस आया, आज 21 साल हो गए हैं। जो इसकी कमज़ोरियाँ उसको और इम्प्रूव करें, बजाय अदारे को बंद कर दें, अदारे के विंग्स काट दें, उसको बिल्कुल टीचलेस कर दें, बजाय इसके आप इसको स्ट्रॉन्ग करें और कमज़ोरियाँ दूर करें। अगर आपके पास नैब के लॉयर प्रोसिक्यूशन कम है तो चेयरमैन को चाहिए कि और अच्छे लॉयर रखने की बात करें। जब आप एक केस कर रहे हैं 20 अरब रुपए का, तो व्हाट स्टॉप्स यू को 2-3 करोड़ रुपए का आप हायर करें अच्छा लॉयर प्रोसिक्यूशन का, और चेयरमैन नैब को अलाउड है एनी टैक्स ऑन क्रेडिट ही कैन हायर
केस की नौयत देखते हुए आप उसी हिसाब से आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट ले लें, आप प्रोसिक्यूटर लॉयर अच्छा ले लें, आप बैंकिंग का एक्सपर्ट अच्छा ले लें, आप रेवेन्यू का एक अच्छा ले लें, ताकि केस को होलसम एफर्ट करके प्रोसिक्यूशन की एविडेंस इतनी स्ट्रांग बनाएं कि जब रेफरेंस जाए तो उसको पता चल जाए मुझे जेल होगी, वो क्या कहे जी मुझे जेल नहीं करें, खुदा के लिए ये मेरे से पैसे ले लें। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, यानी वो फिर तभी होगा ना, जैसा कि आप बता रहे थे कि इनकी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो लॉयर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब उधर से जो लॉयर है उसके लेवल का कोई लॉयर होना चाहिए। आप बता रहे बिल्कुल नए लोगों को जब आप सामने ले आते हैं तो फिर होमवर्क उस तरह नहीं होता, या फिर इन्वेस्टिगेशन भी वीक होती है ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जब इन्वेस्टिगेशन वीक होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाते हैं बेल रिजेक्शन के बेल लेने के लिए, तो हाई कोर्ट कहता है लॉ एविडेंस लेकर आओ, क्या इनके खिलाफ गवाही है, तो वहाँ जब केस नज़र नहीं आता तो उनको बेल दे देते हैं। आज इनकी बेल इसलिए कैंसिल हुई कि पहली दफ़ा इतनी क्लियर कट एविडेंस है इनके खिलाफ, इनके बेटों के खिलाफ, कि जब नैब ने दिया है तो हाई कोर्ट पर फोर्स हैड टू गिव हिम रिजेक्ट हिज बेल, ताकि इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके, एंड ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस वाइल सिटिंग आउटसाइड एट जो विटनेस उनको ना कर सकें, ये पर्पज होता है। लेकिन इसके साथ देखें चेयरमैन नैब की सिलेक्शन का सिस्टम चेंज करना चाहिए। वाई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट एंड अपोजिशन मिल के इसका फैसला करें, वाई नॉट ही शुड बी सिलेक्टेड थ्रू जुडिशियल कमीशन, ताकि वो किसी के ऑब्लिगेशन में हो ही ना वो गवर्नमेंट की तरफ देखे ना ऑपोजिशन की तरफ देखे जी मैं मेरिट पर आया हूँ, मैं मेरिट पर काम करूँगा। ही हैज़ टू बी वेरी वेरी इस प्रोफेशनल सिलेक्शन के अंदर, अगर आपकी सिलेक्शन मेरिट पर होगी, उसको लॉस आता होगा, ही इज़ अ गुड ब्यूरोक्रेट और इज़ अ गुड, ये आपका लॉ जिसके हैं ये कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या कोई मिलिट्री ऑफिसर सीनियर ग्रेड 3 स्टार, ताकि वो ही शुड बी वेरी इफेक्टिव बट तो उससे आपको लगता है कि परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी ना, नॉन पार्शियल। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान एडवोकेट मंदोखेल साहब, एक माजूर खातून का मुकदमा वो लड़ रहे हैं और आप हैरान होंगे कि जिनसी दरिंदगी का शिकार अब माजूर लोग भी होना शुरू हो गए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। जिनसी दरिंदगी करने वालों को क्या सज़ा देनी चाहिए, इस पर कानून साजी की बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये कि जो कानून पहले से मौजूद है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। क्यों? जो सज़ाएँ पहले से मौजूद हैं उनका तनासुब आखिर कितना है? क्योंकि हमारे माशरे में जो जिनसी ज़्यादती है इसके वाक़यात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वाक़या, दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या होते चले जा रहे हैं। एक माजूर खातून को भी ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कादिर खान मंदोखेल साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मंदोखेल साहब इस माजूर खातून का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, इनसे बात करूंगी खुलकर इन वाक़यात पर कि इनकी रोकथाम कैसे की जाए, जो सज़ाएँ पहले से मौजूद हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। मंदोखेल साहब पहले तो मैं ये माजूर खातून वाला वाक़या समझना चाहूँगी, प्लीज़ ज़रा नाज़रीन को बताइएगा ये जो मुकदमा आप लड़ रहे हैं इस माजूर खातून का, ये वाक़या है क्या? डॉक्टर फिज़ा, एक कायम खानी कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का या डिस्ट्रिक्ट के माड़ी जो अब बन गई एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर आप उसको घर तो कह नहीं सकते हो, झुग्गी भी नहीं कह सकते हो, बस एक 4 लकड़ियों के ऊपर एक पुराने कपड़ों से डाम के एक उन्होंने साया बनाया अपने लिए, जिसको आप झुग्गी भी कह सकते हो, घर कह सकते हो। उसमें ये जो बड़ी उम्र की खातून है जो कि माजूर है, जो कि चारपाई से हिल नहीं सकती है, और एक इनकी बहू है जो कि माजूर भी है और गूंगी भी है और आप एबनॉर्मल भी कह सकते हो उसको है। तो इसके बैक साइड पे कोई जरी के काम करने वाले कोई कारीगर थे, तो वो दिन भर यहाँ काम भी करते थे और फिर यकीनन इनके घर में जो 2 मर्द थे, 2 भाई थे, तो वो काम पे चले जाते थे। तो इस दौरान जो है ना वो इनको ज़्यादती का निशाना बनाया करते थे उसमें। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी पिछले दिनों में जो लाहौर मोटरवे पे जो वाक़या हुआ गया या उसके अलावा जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ते क्यों आ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि हमारे मुल्क में कवानीन नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे मुल्क में वो कवानीन मौजूद है जो कि शायद अमेरिका में ना हो। लेकिन आपने स्टार्टिंग में इंट्रो में जो बात की कि अमल दरामद नहीं है, जब अमल दरामद नहीं है तो ऐसे कानून को हम क्या करेंगे? अमल दरामद हो, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए।
तो अब इस हवाले से सवाल ये है कि मंदो खेल साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जरा मेरा पॉइंट भी सुन लीजिएगा कि जब आप, जाहिर बात है किसी को आप करार वाकई सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि बाकियों के लिए एक मिसाल, एक एग्जाम्पल हो कि लोग खौफजदा हों जुर्म करने से पहले। अगर हम अपने मजहब को भी पढ़ें, इस्लाम में जो सजाएं बताई गई हैं वो क्यों बताई गई हैं, ताकि एक दूसरे लोग जो इस तरह के जराइम में मुलविस हों उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर आप भी इस रास्ते पर चलेंगे तो फिर आपका अंजाम भी यही होगा। यानी हमारे इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट भी कि मौत के बाद भी हम यकीन रखते हैं कि जज़ा होगी अच्छे माल के लिए या फिर सज़ा होगी, यानी जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है। ये तो ज़िंदगी की बेसिक चीज़ है। जब आपके जहन से खौफ ही निकल जाएगा कानून का, या आपके जहन से सज़ा या जज़ा का कॉन्सेप्ट ही निकल जाएगा, तो फिर ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीन जानिए मुमकिन हो ही नहीं सकती। बड़ी अजीब सी बात है, जैसा लाहौर मोटरवे का या ज़ैनब जो वाक़या था कसूर का, तो ऐसे सिलसिले में हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो बड़े चाकू चौबंद होके और बड़ी फुर्ती दिखाने के लिए कोई बिल ला देते हैं। यकीन करेंगे वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बिल लाते हैं, इस वजह से कि उसके बाद भूल जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि एक और जो 9 साल की बच्ची थी फातिमा, ये लांडी के लिए कराची में, उसको ज़्यादती का निशाना बना के उसको कत्ल किया, लाश टुकड़ी टुकड़ी की है। आप यकीन करेंगे 2005 से लेकर 2012 तक मुख्तलिफ अदालतों में बड़ी मुश्किल से हमने उसको मौत की सज़ा दिलाई, मगर उसके बावजूद वो केस अभी पेंडिंग है, अभी अपील दर अपील चल रहा है। तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि अव्वल तो ये होते नहीं है, लवाकिन धमकी भी दे देते हैं उसको, पुलिस जो बहुत सारे एविडेंस है वो गायब कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं अपनी 2 पैसों के चक्कर में। मैं सबकी बात नहीं करूँ, अच्छे पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है, मगर ऐसी सूरत हाल में फिर जब वो केस चला जाता है उनके पास, जैसा आगे आपको याद हो कोयटा में वो ट्रैफिक पुलिस हवालदार को एक गाड़ी ने उड़ा दिया और उसके बाद उस जज ने फैसला सुना दिया कि वो बरी कर दिए, तो यकीनन उस केस का बेड़ा गर्क कर दिया होगा जो प्रोसिक्यूशन है उसके हवाले से। तो अब ये सारी बिल बनाने के बजाय हम ये करेंगे, इस वक्त अगर पाकिस्तान में जितनी भी सजाएं मौत के लोग जो इंतजार में, सबसे पहले उनको फांसी चढ़ा दो। मैं कहता हूँ आज ही चढ़ा दो, आप इंतजार क्यों कर रहे हो? आप बहुत सारे कानून साजी कर रहे हो, आप अपील दर अपील के ये सिलसिले खत्म करें और उनको बना दे। मैं तो मीडिया के दोस्तों से भी ये कहूँगा कि आप भी अच्छी तरह उसकी फोटोग्राफी बना ले, एक आधे घंटे की फिल्म बना दे कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है और ये उसको सज़ा दी जा रही। क्या या हमारे इस्लामी कवानीन क्या थे, या हम सऊदी अरब की बात करें वहाँ क्या हुआ, यही चीज़ होती थी। लेकिन अब वो मीडिया इतनी लोगों को अवेयर कर चुकी है, बहुत सारी, हम ये नहीं कहेंगे आज से 10-20 साल पहले ये वाक़यात नहीं होते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे। आज चूँकि एकदम रिपोर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो हाईलाइट हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर हम रोने धोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम हर तरफ से मजबूर होते हैं। और बहुत सारे जो गरीब घराने होते हैं, अब जिस खातून की आप बात कर रहे हो केस के हवाले से, वो इतनी गरीब है, इतनी बेचारे बेबस और लाचार है कि बड़ी मुश्किल से हमें उसको अदालत लगलाने की। जी ठीक है। अच्छा मंदो-खेल साहब, एक और चीज़, बहुत से लोग ऐसा एक पॉइंट रेस करते हैं जो सुनकर मुझे बतौर खातून बड़ी तकलीफ होती है कि आपने भी बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, यानी आए दिन जो रेप केसेस होते हैं, अब तो सड़कों पे औरतें महफूज नहीं रह गई जी, इसकी वजह क्या है जी? ख़वातीन फहाशी फैला रही है। ख़वातीन का हुलिया ऐसा होता है कि ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, यानी मर्दों का अपना कोई ईमान नहीं है, ख़वातीन उनको उकसाती हैं। अब मुझे बता दें, छोटी छोटी बच्चियाँ, उनका ऐसा क्या हुलिया होता है कि वो जो मर्द हैं वो उनको देखकर मतलब इस तरह की सोच उनके जहन में आती है, या फिर ये माजूर खातून है, इसका ऐसा क्या हुलिया होगा बेचारी का, या इसमें क्या कसूर होगा? क्या ये बेचारी फहाशी फैला रही थी कि इसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया? आप अगर उनकी फुटेज अगर आप देखेंगे, अब माजूर ऊपर से बड़ी उम्र के खातून, चारपाई पे लेटी हुई एक लाश है आपको, अब इस लाश को भी इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा। वजह क्या है? यही है सारी के इनको खौफ नहीं है, इनको खौफ नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और अब वो जो लवाकीन है वो बेचारे इतने गरीब है कि वो कहते हैं कि हमें धमकियाँ मिल रही है। तो हमने कहा ठीक है, हम आपका साथ दे रहे हैं। और फिर इसके एक और मसला है, इस हवाले से जो जज है वो मर्द है, तो फिर हमने सेशन जज को दरख्वास्त दी कि आप खुदारा इनकी 164 के बयान के लिए किसी खातून जज को मुकर्रर कर ले। तो अल्लाह का शुक्र है सेशन जज वेस्ट कराची ने खातून जज को मुकर्रर किए, वहाँ इनके बयानात कर। तो आप यकीन करेंगे उनको हमें एम्बुलेंस पे लाना पड़ेगा। फिर सिस्टम भी हमारा ऐसा, एक माजूर शख्स जो बड़ी उम्र की 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, उसको हमें एक जनाजे के तौर पर लाना पड़ेगा,
फिर उसके बयान और फिर जनाजे के तौर पे उसकी जो बेचारी की जो गूंगी टाइप की है, पूरा आपकी समझ में नहीं आएगी कि वो क्या बोल रही है। तो ऐसी चीज़ों को फिर इस्टेब्लिश करना, फिर उनको सज़ा दिलाना, उनकी प्रॉपर बयानात कराना इंतहाई मुश्किल काम है। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है मौजूदा हुक्मरानों से कि वो ऐसी बिल लाए कि स्पीडी ट्रायल, जो मॉडल कोर्ट ला है तो मॉडल कोर्ट AQ, जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब ने बड़ी अच्छी एक मॉडल कोर्ट लाया, लेकिन मैं ये कहूँगा मॉडल कोर्ट AQ सारे मॉडल क्यों नहीं, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वो AQ, कराची की 3 करोड़ आबादी है, वहाँ 10 से 12 अदालतें हैं। कादिर खान साहब, हाँ जी ठीक है। अच्छा कादिर खान साहब, टाइम की कमी है, 2 मिनट के बाद मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो मैं ये आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे भी बातें सामने आई हैं इस तरह के वाक़यात के बाद कि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई और जी मामला सेटलमेंट की तरफ चला गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपके जो उस बच्ची के वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, अहले खाना है, जो भी हैं, वो सेटलमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं? मतलब कैसे माफ़ कर सकते हैं आप उस शख्स को जिसने आपके बच्चे के साथ दरिंदगी और ये ज़्यादती की? मुझे बात समझ नहीं आती। देखिए ये बड़ा आसान सी बात है, क्योंकि हम तो मुंह देते रहते हैं, समाजी कारकुन से प्रेशराइज किया भी जाता है, फिर अदालतों में उल्टे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जारी बात है, जो एक खौफ से गुजरे हो, जैसे लाहौर का वाक़या जो मोटरवे का हो कि वो खातून बयान देने के काबिल नहीं, जिस तरह मीडिया से हमें पता चला है, तो इस तरह जिनके ऊपर गुजर जाती है और फिर वो अदालत में वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होना कि किस तरह हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, तो वो मज़ीद टॉर्चर से गुजरते हैं और फिर बेइज्जती भी होती है, लोग भी देखते हैं, आस पास भी देखते हैं, और फिर गरीब लोग भी होते हैं, सामने वाला ताकतवर बदमाश गुंडे भी होते हैं, तो वो प्रेशराइज में भी आ जाता है, लालच भी दे जाते हैं, और फिर ये अदालती जो प्रोसेस है लंबी तरीन, उससे भी लोग बचने के लिए फिर वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया हमने। अच्छा मंदो कैसे, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये तो जो अदालती कार्रवाई होती है, प्रोसेस होता है, उससे तो गुजरना पड़ता है ना, जाहिर बात है उसमें तो चेंजेस नहीं आ सकते ना। आप लॉ को समझते हैं, मैं लॉ को नहीं समझती। बिल्कुल आप मुझे बताएं कुछ अदालती प्रोसेस है कि सवाल पूछना, पूरा वाकया कैसे हुआ, ये तो मतलब ये तो चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है चेंज नहीं हो सकता है। मैंने जिक्र किया मॉडल कोर्ट्स के, मैंने आपको जिक्र किया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की, ये स्पीडी ट्रायल होता है, और जब स्पीडी ट्रायल आप करेंगे, आप हफ्ते में डिसाइड करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये है कि एक वक्त पे एक मुकदमा चलेगा, और जब तक वो मुकदमा खत्म नहीं होगा, एक हफ्ते के अंदर दूसरा नहीं आ सकता। या तो 1500 मुकदमा एक अदालत में, तो कहां से करेंगे? तो आप स्पीडी ट्रायल करेंगे तो लोगों को जल्दी रिलीफ मिलेगा, जल्दी उसको इंसाफ मिलेगा, तो आगे से ये जराइम पे भी कंट्रोल होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कादिर खान मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद थे। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।